जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल हमारा भारत हमारा इतिहास। दोस्तों, आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि 18 साल की उम्र में हम लोग क्या कर रहे थे। कुछ लोगों का जवाब होगा हम पढ़ाई कर रहे थे, कुछ लोगों का जवाब होगा कि हम जॉब कर रहे थे, और कुछ लोगों का जवाब होगा कि हम हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। दोस्तों, लेकिन इस 18 साल की उम्र में हमारे आज के जो देशभक्त थे उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा स्वीकार किया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुदीराम बोस जी के बारे में, जिन्होंने 18 साल की उम्र में फांसी के फंदे को स्वीकार किया था। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर के बहुनेवी नामक गांव में हुआ था। ये एक कायस्थ परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता त्रिलोक्यनाथ जो कि एक तहसीलदार थे, और इनकी माता लक्ष्मी प्रिया जो कि एक हाउसवाइफ थी, जिनका पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। जब इन्हें पता चला कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, यानी एक पुत्र का जन्म हुआ है, तो ये थोड़े डर गए थे, क्योंकि इनसे पहले यानी कि खुदीराम बोस जी से पहले इनको 2 पुत्र और हुए थे, जो कि बचपन में ही बीमारी के कारण गुजर गए थे। इसी वजह से इन्होंने खुदीराम बोस जी को इनकी बड़ी बहन को 3 मुट्ठी चावल में बेच दिया था। उस समय मिदनापुर में यानी बिहार में, बंगाल में चावल को खुदी ऐसा कहा जाता था। इसी वजह से इनका नाम खुदीराम बोस पड़ा। दोस्तों, जब खुदीराम बोस जी 6 वर्ष के हुए उस समय इनकी माता का निधन हो गया, और उसके 1 वर्ष बाद ही इनके पिता भी चल बसे। अब इनके पूरे पालन पोषण की जिम्मेदारी इनकी बहन अपूर्वा राय ने अपने कंधों पे ले ली, और इन्हें पढ़ने के लिए हैमिल्टन हाई स्कूल में डाला गया। इनकी ने अपनी पढ़ाई 9वीं क्लास तक ही की है, क्योंकि 9वीं क्लास में ही इन्हें देशभक्ति का जुनून सवार हो गया था। उस समय सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन का काम शुरू कर दिया था, जिस वजह से काफी लोग क्रोधित हो गए थे, उनमें आक्रोश आ गया था, और इसी वजह से ये लोग सब सड़कों पर उतर आए थे। उस समय अरविंद घोष जो कि एक वंदे मातरम पत्रिका में लिखा करते थे, इनकी जो पत्रिकाएं थी, जो पॉम्पलेट थे, वो पॉम्पलेट बांटने का काम खुदीराम बोस ने शुरू कर दिया था। खुदीराम बोस जी ने सन 1905 में युगांतर नामक एक संस्था को ज्वाइन कर लिया था, जिनका काम लोगों के अंदर देशभक्ति का जागृति लाना था, और उसी के जो पॉम्पलेट्स हुआ करते थे, वो पॉम्पलेट्स खुदीराम बोस जी बांटा करते थे। धीरे धीरे ये वहां पे रह के क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए। इन्होंने बम बनाना सीखा, इन्होंने बंदूक चलाना सीखा। एक समय की बात है, एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि कितने बहादुर थे, कितने निडर थे। फरवरी 1906 को मिदनापुर में औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी लगी हुई थी। उस समय सत्येंद्र नाथ की लिखी हुई एक पत्रिका सोनार बांग्ला ये बहुत प्रचलित थी, और इसी पत्रिका को खुदीराम बोस उस प्रदर्शनी में बांट रहे थे। जब ये वो पत्रिका बांट रहे थे, उस समय एक पुलिस वाले का ध्यान इनके ऊपर पड़ा, और वो उनको पकड़ने के लिए भागा। तो उन्होंने वो पत्रिका को अपनी बगल में रख के एक घूसा उस पुलिस वाले को मार दिया, और वहां से फरार हो गए। 28 फरवरी 1906 को इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये फिर वहां से भाग गए। उसके बाद इन्हें अप्रैल महीने में फिर से गिरफ्तार किया गया, और मई 1906 को इन्हें रिहा कर दिया गया। जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, उससे जितने भी क्रांतिकारी दुखी थे, उसका एक कारण तो लॉर्ड कर्जन थे ही, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। लेकिन एक और कारण था, जो थे मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, जो कि उन क्रांतिकारियों को, जिसको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करते थे, उन्हें बहुत ही कड़ी सजा दिया करते थे। कभी 10 कोड़े, कभी 20 कोड़े, कभी 15 कोड़े, ऐसी सजा उनको दी जाती थी, जो क्रांतिकारी इसमें सम्मिलित होते थे, आंदोलन में सम्मिलित होते थे। इसी वजह से अंग्रेज सरकार ने खुश होकर इन्हें मिदनापुर से
प्रमोशन देके मुजफ्फरपुर के लिए भेज दिया। लेकिन युगांतर समिति के जो क्रांतिकारी थे वो किंग्स फोर्स से बहुत ही ज्यादा नाराज थे और उन्होंने उसे मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने दो क्रांतिकारियों का चयन किया। एक थे खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल कुमार चाकी। इन दोनों को अप्रैल महीने में मुजफ्फरपुर के लिए रवाना किया गया। ये उस समय एक बम और दोनों एक एक पिस्तौल लेके मुजफ्फरपुर पहुंच गए और इन्होंने एक बंगाली धर्मशाला में निवास किया, जो कि और बंगाली धर्मशाला में निवास करने का कारण ये था कि ये लोग भी बंगाली थे, तो वो बंगाली धर्मशाला में अगर निवास करेंगे तो किसी को शक नहीं होगा। और इन्होंने किंग्स फूड की जो गतिविधियां थी कि वो किस समय ऑफिस के लिए निकलता है, किस समय खाना खाने के लिए जाता है, किस समय क्या करता है, इसके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया। इन्होंने एक बार तो ट्राई किया कि इन्होंने एक पुस्तक के अंदर बम लगा के उसके पास में भेजा, लेकिन उस समय किंग्सफोर्ड बच गया। उसके बाद में इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को जब किंग्सफोर्ड अपने घर से निकला रात के समय 8:30 बजे एक बग्घी में, उसके ऊपर इन्होंने बम फेंक दिया और इन्हें लगा कि ये किंग्सफोर्ड यहाँ पे मारा गया है। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन उस बग्घी में किंग्सफोर्ड की जगह ब्रिटिशियन महिला और उसकी बच्ची सवार थी, जिसका उस विस्फोट में देहांत हो गया। और ये दोनों प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस वहां से भाग गए, लेकिन जल्दबाजी में इन्होंने अपनी एक चादर और अपने जूते चप्पल वहीं पे छोड़ के फरार हो गए। शायद हम जो देशभक्त थे, जो क्रांतिकारी थे, इनका चादर के साथ में बहुत ही ज्यादा जो संबंध है वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जब काकोरी कांड भी हुआ था उस समय भी चद्दर के कारण लोग पकड़ाए थे। जितने भी हमारे काकोरी कांड के जो देशभक्त थे वो लोग जो पकड़ाए थे वो भी चादर के कारण पकड़ाए थे। और वैसे ही जो प्रफुल्ल कुमार चाकी और खुदीराम बोस जो है वो भी उस चादर के कारण ही पकड़ाए थे। अब ये लोग भाग तो गए, तो इन्होंने आगे जाके विचार किया कि आप एक काम करो। खुदीराम बोस बोले कि आप एक काम करो कि आप तो दूसरे रास्ते से भागो, मैं दूसरे रास्ते से भागता हूँ। तो प्रफुल्ल कुमार चाकी जो थे ये रेलवे स्टेशन की तरफ भागे और खुदीराम बोस 30 किलोमीटर भागते हुए चले गए। लेकिन हमारे देश को सबसे बड़ी एक दुर्भाग्य चीज ये थी कि हमारे देश में देश थे ना, उससे ज्यादा देशद्रोही लोग थे। कुछ लोगों ने खुदीराम बोस की भागने की जानकारी पुलिस वालों को दे दी और खुदीराम बोस को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन प्रफुल्ल कुमार चाकी जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ भागे थे, जब उन्हें पता चला कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद को गोली मार के वहीं पे आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल कुमार चाकी जो थे वो 19 वर्ष के ही थे जिस समय उनका देहांत हुआ और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 जून 1908 को जब जज ने अपना फाइनल फैसला सुनाया कि हमें फांसी देनी है, तो उस समय जज ने इनको उम्र को देखते हुए इनसे पूछा कि आपको आपका फैसला समझ में आया? तो उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे फैसला तो समझ में आ गया है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। तो उस पर जज ने कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारी बात सुनने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी बात सुनते तो मैं आपको बम बनाने की विधि जो है बताता था। ये 18 साल की उम्र के ही थे, लेकिन इन्होंने ये चीज इसलिए कही क्योंकि उन्हें पता था कि उस समय बहुत ज्यादा प्रेस वाले पत्रकार लोग वहां पे आए हुए हैं। अगर ये बम बनाने की विधि इनको बता दूंगा तो ये लोग शायद पेपर में छाप दे, जिसकी वजह से हमारे घर का हर क्रांतिकारी व्यक्ति बम बनाना सीख जाए। खैर, ये तो इनकी उस समय की बुद्धि थी। उसके बाद में जब इन्हें 11 अगस्त 1908 को सवेरे फांसी देने का टाइम आया, तो इनके जेलर ने इनकी आखिरी इच्छा पूछी, जो कि नॉर्मली पूछी जाती है। और ये बहुत ही हंसमुख और बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी थे। तो इन्होंने उस जेलर से कहा कि मुझे आम खाना है, तो मुझे आम ला के दे दो। तो जेलर ने इन्हें आम ला के दिए और इन्होंने आम खा के वहीं पे रख दिए।
जब जेलर वापस आया तो उनसे देखा कि जो आम है ये आम तो खाए नहीं गए, ये वैसे के वैसे पड़े। तो जेलर ने उनसे पूछा कि तुमने आम तो खाए नहीं, आम कैसे पड़े हुए? तो ये हंसने लगे। तो जेलर ने जब उस आम को हाथ लगा के देखा तो आम ये खा चुके थे, और उन्होंने इस प्रकार से आम खाए थे कि अंदर से पूरी गुठली निकाल दी थी, लेकिन आम वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। और ये उस समय हंसते हुए वहां से चले गए। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को जब फांसी दी गई थी, उस समय जब इन्हें जेल के बैरक में से निकले तो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकले। इनके हाथ में भगवत गीता थी जो ये पढ़ा करते थे। दोस्तों, कभी कभी विचार करता हूं, 18 साल की उम्र, 30 साल की उम्र, 27 साल की उम्र, देशभक्तों की कोई उम्र नहीं हुआ करती थी। देशभक्ति वो जुनून था जो इन देशभक्तों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उम्र जो है वो सिर्फ नंबर थे उस समय। उससे ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जब ये कहानी मैं पढ़ रहा था उस समय विचार कर रहा था कि 18 साल की उम्र, जब ये 18 साल में जब इनका फांसी दी गई थी, उस समय की यंगेस्ट, सबसे ज्यादा यंगेस्ट क्रांतिकारी थे जिसे फांसी दी के सजा दी गई। जब इन्हें फांसी दी जा रही थी, जब फांसी का फैसला हुआ था, उस समय लोकमान्य तिलक ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी इनके बचपन को देखते हुए इन्हें फांसी ना दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी जो दलीलें थी उसे नहीं सुना। दोस्तों, इस तरह से 11 अगस्त 1908 को हमारा एक और देशभक्त शहीद हुआ। दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे देशभक्त हैं जिनकी कहानियां मैं आपके तक लाना चाहता हूं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मैं नई नई कहानी आप तक ला सकूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हीरो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।